बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काला रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो है वो स्लोप का होगा, और आज हम इसी कॉन्सेप्ट को स्टडी करने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज़ इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन? किसी लाइन की इंक्लिनेशन क्या होती है? जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, द एंगल अल्फा measured counterclockwise from positive x-axis to non-horizontal straight line L is called inclination of line L। इसमें दो तीन चीज़ें आई हैं। सबसे पहले व्हाट इज एंगल? तो एंगल के लिए आप यूँ कह सकते हैं कि टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, लेट्स सपोज ये कॉमन पॉइंट है, ये फर्स्ट रे यहाँ से निकल रही है, इसका नाम आप जो है वो ओ ए कह लें इसको, और ये सेकेंड रे जो है वो ये फर्स्ट रे और ये सेकेंड रे, दोनों सेम पॉइंट से अगर दो रेज निकल रही हैं तो वो आपस में मिलके यहाँ पे एंगल थीटा बनाएंगे। इसमें से एक इनिशियल रे होगी और दूसरी को आप टर्मिनल रे या फाइनल रे का नाम देंगे। और इसमें याद रखना है कि जो इनिशियल रे होती है वो फिक्स रे होती है, और जो टर्मिनल रे है उसको आप मूव कर सकते हैं, वो नॉन फिक्स होती है। और एंगल के लिए एक चीज़ और भी हमने नोट की हुई है कि एंगल पॉजिटिव भी होते हैं और नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव तब होता है जब आपकी रोटेशन जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज यानी एंटी क्लॉकवाइज, और नेगेटिव तब होता है जब रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो। उसके बाद उसने एक इसमें वर्ड यूज किए हैं, नॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन एल। अब इसमें उसने डेफिनेशन में कुछ ये एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो एंगल है ना आपका थीटा अल्फा, ये 0 और 180 के दरमियान में होगा, जो इंक्लिनेशन हम इजीली मेजर कर सकते हैं। द एंगल अल्फा ग्रेटर देन 0 लेस देन 180, उसने कहा है, मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू ए नॉन हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन एल इज कॉल्ड इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन एल। इंक्लिनेशन को आप सिंपली अगर आप समझना चाहें तो आप इसको झुकाव भी कह सकते हैं। जैसे डायग्राम में उसने दिखाया है कि ये एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। ये एक लाइन एल है जो एक्स एक्सिस के साथ इंक्लिनेशन अल्फा बना रही है, और इस अल्फा पे कंडीशन है कि ये अल्फा लेस देन 180 होगा और ग्रेटर देन 0 डिग्री होगा, 0 और 180 के दरमियान में होगा। अब स्पेसिफिकली अगर ये 0 बन जाता है या 180 बन जाता है तो फिर उस लाइन की इंक्लिनेशन क्या होगी? उसके लिए इफ लाइन एल इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी यही जो स्ट्रेट लाइन एल आपको हम इंक्लिनेशन अल्फा पे दिखाया गया है, इसको अगर ये बिल्कुल एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाती है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाती है, तो इट मीन्स उस वक्त आपकी जो इंक्लिनेशन है वो 0 डिग्री होगी। या फिर अगर यही लाइन जो है यहाँ से मूव करती करती डायरेक्ट वाई एक्सिस के ऊपर आ जाती है, तो फिर इंक्लिनेशन जो है वो 90 डिग्री होगी, यानी अल्फा जो है वो 90 डिग्री होगा। व्हाट इज स्लोप? स्लोप का अल्टरनेटिव नेम जो है उसको ग्रेडियंट भी बोलते हैं। स्लोप ऑफ ए लाइन आर ग्रेडियंट ऑफ ए लाइन। स्लोप आर ग्रेडियंट ऑफ नॉन वर्टिकल लाइन having inclination alpha is defined by m is equal to tan alpha। अगर मैथमेटिकली देखें तो जो भी किसी भी लाइन की स्लोप होगी उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल m को यूज करेंगे। स्मॉल m जो है ये ग्रेडियंट या स्लोप ऑफ ए लाइन को रिप्रेजेंट करता है, और दिस वन इक्वल टू
tan ऑफ अल्फा के ये इक्वल होता है। इन अदर वे हम इसको सिंपल वे में भी डिफाइन कर सकते हैं बच्चे। सिंपल वे में इसको किस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि जो स्लोप है असल में ये रेशो है दो चीज़ों की। कौन सी दो चीज़ें जी? अगर डायग्राम में देखें तो ये आपके पास एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है, और ये वो इंक्लिनेशन वाली लाइन है, ये जो सम एंगल अल्फा बना रही है। अगर आप इस लाइन के ऊपर मूव करते हैं तो एट द सेम टाइम आप दो तरह का डिस्टेंस कवर कर रहे होंगे। एक, आप इस पॉइंट ए से हॉरिजेंटली आप मूव कर रहे हैं पॉइंट बी की तरफ, और दूसरा इस पॉइंट ए से आप पॉइंट सी की तरफ हाइट पे जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो एट द सेम टाइम हॉरिजेंटल डिस्टेंस भी आप कवर कर रहे हैं और वर्टिकल डिस्टेंस भी आप कवर कर रहे हैं। तो जो स्लोप होती है असल में वो इन्हीं दो डिस्टेंसेस की रेशो होती है। यानी उसमें आप जो वर्टिकल डिस्टेंस कवर किया उसको आप राइज बोल सकते हैं, और जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर किया उसको आप रन बोल सकते हैं। तो ये रेशो होगी एक्चुअल में राइज ओवर रन की। तो इट मीन्स अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली लेबल करें इसी डायग्राम को, तो ये आपका x होगा और ये आपका वर्टिकल डिस्टेंस जो है y होगा। अगर इसी तरह से हम इसको लेबल कर लें तो रन ओवर राइज मतलब y ओवर x। अब y यहाँ पे वर्टिकल डिस्टेंस है जिसको आप एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं, और x यहाँ पे हॉरिजेंटल डिस्टेंस है जिसको आप बेस बोल सकते हैं। और एल्टीट्यूड ओवर बेस अगर हो तो वो tan की फॉर्म में आता है। यही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में पढ़ा है। तो इसका मतलब हुआ राइज ओवर रन जो रेशो है, इस रेशो को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, विच इज tan अल्फा। नेक्स्ट, कुछ इसके बारे में स्पेसिफिक रिजल्ट्स हैं इसी के बारे में, स्लोप के बारे में, वो हम देखते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ नोट कर लें कि ये जो वर्ड है ना, ये स्लोप है असल में, SLOPE। ये जो नीचे लिखा हुआ है ये इसके स्पेलिंग है, ये आपने नोट कर लेना। यहाँ पे जो है वो टाइपोस मिस्टेक है जी। इंपॉर्टेंट नोट जो इसके बारे में, स्लोप के बारे में, वो नंबर 1 पे है कि ए हॉरिजेंटल लाइन दैट इज ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस हैज स्लोप 0। उसकी स्लोप 0 होगी जो हॉरिजेंटल लाइन होगी। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि जब आपकी लाइन जो है इस हॉरिजेंटल लाइन के पैरेलल है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो तो 0 हो जाएगा। अगर आप उस फार्मूले में देखें तो वर्टिकल कंपोनेंट की जगह पे अगर आप 0 लिख देते हैं तो 0 ओवर समथिंग जो है वो 0 ही मिलेगा आपको। तो इसलिए इसकी स्लोप जो है वो 0 हो जाएगी। यानी हर वो लाइन जो पैरेलल है एक्स एक्सिस के, उसकी स्लोप 0 होती है। या आप सिंपल एक्स एक्सिस की स्लोप के बारे में भी कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जो है वो भी 0 है। सेकेंडली, वर्टिकल लाइन के बारे में उसने बताया है कि a vertical line that is line parallel to y axis has a slope undefined। अब अगर कोई लाइन जो है वो पैरेलल है वर्टिकल एक्सेस के, इट मींस उसका जो एक्स एक्सेस होगा वो 0 हो जाएगा। वर्टिकल एक्सेस के ऊपर अगर आप बात करें, अगर आपके पास ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अब आपकी लाइन ही जो है वो एग्जैक्टली इस वर्टिकल एक्सेस के ऊपर है, तो इट मीन्स उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो तो 0 होगा, क्योंकि एक्स कंपोनेंट की वैल्यू तभी होनी थी अगर वो राइट पे या लेफ्ट पे इस तरह से होता। और दूसरा, जब वर्टिकल इसका एक्स कंपोनेंट की वैल्यू 0 है तो इस फार्मूले में जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो y ओवर 0 लिखने से आंसर आपके पास इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इट मीन्स इसकी स्लोप जो है वो अनडिफाइंड है। तो कोई भी लाइन जो पैरेलल टू वाई एक्सेस होगी या एग्जैक्टली ऑन वाई एक्सेस होगी, उसकी स्लोप जो है वो 0 होगी, अनडिफाइंड होगी, सॉरी। नंबर 3, थर्ड नंबर पे है
कि अगर इंक्लिनेशन अल्फा जो है वो 0 और 90 के दरमियान में होती है तो देन स्लोप आपकी पॉजिटिव होगी, और अगर ये 90 और 180 के दरमियान में होगी तो देन स्लोप जो है वो नेगेटिव होगी। तो 180 से स्लोप बढ़ नहीं सकती, क्योंकि उसका जो झुकाव है वो पॉजिटिव एक्स एक्सेस से आपने काउंट करना है। अगर वो 180 से बढ़ने लगेगी, इस साइड पे आ जाएगी, तो फिर आप एंगल इस तरफ से मेजर करेंगे और ऑटोमेटिकली वो 180 से लेस हो जाएगा। तो एवरी टाइम जो स्लोप है उसमें जो इंक्लिनेशन अल्फा है वो इंक्लिनेशन ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 180। तो यहाँ से हमें सिर्फ ये पता चला कि जो स्लोप या ग्रेडियंट है असल में ये रेशो है वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजेंटल डिस्टेंस, या मैथमेटिकली इसको देखें तो जो रेशो बनती है वर्टिकल डिस्टेंस ओवर हॉरिजेंटल डिस्टेंस की वो असल में tan ऑफ एंगल बनती है, जो भी एंगल आप उसमें कंसिडर कर लें। हमने यहाँ पे एंगल जो है वो कंसिडर किया था अल्फा, तो इट मीन जो स्लोप है वो tan अल्फा के बराबर होगी। जी नेक्स्ट, मैथमेटिकल एक थ्योरम है जिसमें हम एक स्ट्रेट लाइन हमें गिवन होगी जो दो डिफरेंट पॉइंट्स में से पास कर रही होगी, और हमने उस स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करनी है जो जनरल फार्मूला उसका बनता होगा। थ्योरम ये है बच्चे कि स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ ए स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, अगर हमें दो पॉइंट्स दे दिए जाएं तो फिर हमने स्लोप किस तरह से जो है वो कैलकुलेट करनी है। इफ ए नॉन वर्टिकल लाइन L with inclination alpha passes through टू पॉइंट्स, और वो पॉइंट, पहला पॉइंट आपके पास है P जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 है, और दूसरा पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट x2 और y2 है, then the slope or gradient small m of line L is given by m is equal to y2 minus y1 over x2 minus x1 which is equal to tan alpha। तो हमने ये प्रूफ करना है कि अगर कोई लाइन दो पॉइंट्स P और Q में से पास कर रही है तो उस लाइन की जो स्लोप है वो इक्वल होगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसके प्रूफ के लिए सबसे पहले इसकी ज्योमेट्री को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि मेन जो चीज़ है वो इसकी ज्योमेट्री है। इस पूरी डायग्राम को भूल जाएं, सिर्फ जो चीज़ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ आपने जस्ट उस पर फोकस करना है। आप सपोज कर लें कि ये आपके पास एक्स एक्सेस है और ये आपके पास वाई एक्सेस है, तो ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास है। इस एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास ये फर्स्ट पॉइंट है पी पॉइंट, x1 और y1, और सेकंड पॉइंट ये q पॉइंट है x2 और y2। बाकी सारी चीजें फिलहाल भूल जाए। अगर ये p पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 और y1 है तो इस ओरिजिन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये यहाँ से m से लेकर o तक का जो डिस्टेंस है ये इसका x1 कोऑर्डिनेट होगा, और m से लेकर इस पॉइंट p तक का जो डिस्टेंस है ये y कोऑर्डिनेट होगा। तो इसका मतलब हुआ इस पॉइंट का जो हॉरिजेंटल डिस्टेंस है ओरिजिन से m तक वो x1 है, और जो वर्टिकल डिस्टेंस है वो y1 है। अब इससे भी पहले एक काम कर लेते हैं, चलें दूसरे पॉइंट को भी इसी तरह पहले अंडरस्टैंड कर लें। ये Q पॉइंट है, और Q पॉइंट का ये आपके पास वर्टिकल डिस्टेंस है y2, और ओरिजिन से लेकर यहाँ तक ये हॉरिजेंटल डिस्टेंस है x2। इसका मतलब हुआ O से M डैश तक x2 है, और M डैश से लेकर Q तक का जो डिस्टेंस टोटल है वो y2 है। तो सबसे पहले तो आपको इन दो पॉइंट्स की जो लेबलिंग है उसके बारे में पता होना चाहिए। आफ्टर देन
हमने क्या किया कि पॉइंट पी से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा किया और एक क्यू पॉइंट से परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे ड्रा किया। पॉइंट पी और क्यू दोनों पॉइंट से आपने एक एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। पॉइंट पी वाला परपेंडिकुलर पॉइंट एम पे जाके एक्स एक्सिस को मिला और पॉइंट क्यू वाला परपेंडिकुलर जो है वो एम डैश पे जाके एक्स एक्सिस को मीट करता है। उसके बाद पॉइंट पी से एक वर्टिकल लाइन भी आपने ड्रा की और वो वर्टिकल लाइन पॉइंट आर पे जाके मिलती है और ये यहाँ पे 90 का एंगल बनाती है। 90 का एंगल यानी 90 का एंगल यहाँ पे बना रही है। ओके ओके, तो ये दूसरा काम। सबसे पहले हमने दो पॉइंट ड्रा किए और उन पॉइंट में से गुजरती हुई एक हमने ये लाइन ड्रा की जो उन्हीं पॉइंट में से पास कर रही थी। फिर उन दोनों पॉइंट्स में से दो परपेंडिकुलर ड्रा किए जो एम और एम डैश पे जाके मिले और तीसरा परपेंडिकुलर पॉइंट पी से पॉइंट आर पे हमने मिलाया। जब ये काम हो जाएगा आफ्टर देन इसको हम पहले वर्ड्स में लिख लेते हैं। यही जितना काम हमने किया कि लेट एम बी द स्लोप ऑफ द लाइन स्मॉल एल। ये लाइन है जिसका नाम हमने स्मॉल एल रखा है। उसकी स्लोप हम सपोज कर लेते हैं कि एम है। ड्रा परपेंडिकुलर, हम पहला परपेंडिकुलर जो है फर्स्ट परपेंडिकुलर पॉइंट पी से एम पे ड्रा किया और फिर पॉइंट क्यू से एम डैश पे ड्रा किया ये वाला। एंड आफ्टर देन और ये दोनों परपेंडिकुलर हमने एक्स एक्सिस पे ड्रा किए एंड परपेंडिकुलर पी आर जो है ये पी से आर की तरफ जो क्यू एम डैश ये वाली जो लाइन थी इसके परपेंडिकुलर है वो ड्रा किया। आफ्टर देन जो एंगल बना आपके पास एंगल आर पी क्यू, तो आर ये है इधर को पी और पी से ये क्यू, तो ये वाला वो एंगल है। ये एंगल आपने अल्फा रख लिया। अब इसमें जो P से R तक का डिस्टेंस है एग्जैक्टली वो M से M डैश तक का डिस्टेंस है और जो M से M डैश तक का डिस्टेंस है ये दो हिस्सों में है। ये इक्वल है M से O तक का डिस्टेंस एंड देन O से आगे M डैश तक का डिस्टेंस। फिर दोबारा से सुने, P से R तक का जो डिस्टेंस है ये इक्वल है M से M डैश तक के डिस्टेंस के और M से M डैश तक का डिस्टेंस जो है वो है M से O और O से M डैश। तो यही चीज़ यहाँ पे बच्चे लिखी है कि P से R तक का जो डिस्टेंस है वो असल में M से O प्लस O से M डैश तक के इक्वल है। ये बेटे अपना जो है अनीसा अनीसा बीबी जो है बेटे आपका माइक ऑफ है, ऑन है और आप माशाल्लाह गप्पे लगा रही हैं। अच्छा जी, बाकी लोग देखें जरा। अब जो M से O है ये एक्चुअल में पॉइंट O से नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ इसकी डायरेक्शन है। अगर हम इसको रिवर्स कर दें M से O की बजाय O से M कर दें तो ये इसकी साइन नेगेटिव हो जाएगी। माइनस O से M उसकी हमने डायरेक्शन चेंज कर दी। यानी पहले ये थी आपके पास M से O, यानी ये M है और M से O की तरफ थी। तो जब आपने इसको रिवर्स किया O से M की तरफ किया तो इसके साथ नेगेटिव लगा दिया। आफ्टर देन दोनों की वैल्यू पुट कर दें। O से M जो है ये आपको नजर आ रहा है कि x1 के इक्वल है, आपने उसकी जगह पे x1 लिख दिया और O से लेकर M डैश जो है ये x2 के इक्वल है, उसकी जगह पे x2 लिख दिया। अब इसको सीधा करके लिख लें, जो नेगेटिव वाली टर्म है उसको बाद में और पॉजिटिव वाली को पहले लिख लें। तो असल में जो पी आर है, जो पी आर था आपके पास उसकी वैल्यू x2 माइनस x1 बन गई, पी आर की वैल्यू। अब इसी तरह हमें क्यू आर की वैल्यू चाहिए। तो क्यू आर असल में ये क्यू है और ये आर है, यहाँ तक की वैल्यू चाहिए हमें। हम इसको लिख सकते हैं
Q से लेकर टोटल M तक की वैल्यू, बल्कि M डैश तक की वैल्यू, यानी M डैश से Q तक की वैल्यू, और उसमें से ये जो पोर्शन है इतना, इसको माइनस कर देते हैं, यानी M डैश से लेकर R तक की वैल्यू जो है वो उसमें से माइनस कर देते हैं, तो रिमेनिंग आपके पास ये वाला पार्ट हासिल। अब जो M डैश से R तक की वैल्यू है, ये तो असल में यही y1 है, क्योंकि M से P भी y1 है और इसी तरह M डैश से R भी y1, दोनों डिस्टेंसेस बराबर हैं, तो इसकी जगह पे तो आपने जो है वो y1 लिख देना। फिर इसी तरह M डैश से यहाँ से लेकर यहाँ तक ये y2 है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, तो इसकी जगह पे बेटे आपने y2 लिख दिया। तो असल में जो क्यू आर की वैल्यू बनी आपके पास वो y2 माइनस y1 बन गई। अब जो स्लोप का फार्मूला है वो तो बहुत सिंपल सा है, वो तो है राइज ओवर रन, उसी तरह ही। तो m इज इक्वल टू टेन अल्फा जो स्लोप होती है वो राइज यानी क्यू आर, अगर आप देखें ये लाइन है, यहाँ पे आपका इंक्लिनेशन बन रहा है, ये आपका राइज है और ये आपका रन है। तो राइज आपका क्यू ओवर आर है, क्यू आर है तो वो राइज बन गया, और रन आपका जो है वो पी से लेकर आर तक है, तो ये नीचे आपने उसका जो रन रेशो बनती थी वो लिख दी। अब दोनों की वैल्यूज हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। जो क्यू आर की वैल्यू थी बेटे वो हमारे पास थी ये y2 माइनस y1, वो लिख दी, और जो पी आर की वैल्यू थी वो प्रीवियस स्टेप में हमने निकाली थी x2 माइनस x1, तो ये वैल्यू बेटे उसकी आ गई। तो यहाँ से पता ये चला हमें कि जो स्लोप है दो पॉइंट्स में से गुजरने वाली लाइन की, अगर वो दोनों पॉइंट्स जो हैं उनके जो कोऑर्डिनेट है वो x1 y1 और x2 y2 हो, तो आप आराम से लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। इसमें जो नोट करने वाली बात है वो ये है कि अगर ऊपर y2 लिखा है तो नीचे x2 लिखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप y2 माइनस y1 ऊपर लिख लें और नीचे x1 माइनस x2 लिख लें, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज़ आपने यहाँ पे लिखनी है वही इधर होनी चाहिए। अगर ऊपर y2 है तो नीचे भी y2 होना चाहिए, अगर ऊपर y1 है तो नीचे भी x1 होना चाहिए। यानी अगर सेकंड कंपोनेंट ऊपर लिखा है तो इधर भी सेकंड ही होना चाहिए था। ओके जी। नेक्स्ट उसने एंगल पे उसकी थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन दी है, इसको आप देख लीजिएगा, ये इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। नोट इसके बारे में जो हमारे पास है स्पेसिफिक वो ये है, यही जो बात अभी मैंने आपको बताई है कि जो स्लोप m है, फर्स्ट नोट जो है, जो स्लोप m है वो नॉट इक्वल होगी y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2। तो आप देख रहे हैं ऊपर y2 है नीचे x2 होना चाहिए था स्टार्ट में, तो उस वजह से ये फार्मूला जो है वो डिस्टर्ब हो गया। और सेकंड में देखें ऊपर y1 है और नीचे x2 आ गया, तो ये भी आपस में डिस्टर्ब हो गए। तो दोनों के जो इंडेक्स हैं वो सेम होने चाहिए। नंबर 2, लाइन L इज हॉरिजेंटल इफ एंड ओनली इफ। ये जो आई डबल एफ होता है ना, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ मैथ में वहां भी इस्तेमाल करते हैं जहां पे आप अगर कोई लेफ्ट साइड पे कोई भी चीज आपको दे दी गई है तो आप वहां से राइट तक पहुंच सके, और फिर राइट से वापस आप लेफ्ट तक पहुंच सके, यानी लेफ्ट साइड जो है वो राइट के बराबर आप प्रूव कर सके एंड देन राइट को कंसिडर करके लेफ्ट प्रूव कर सके, वहां पे हम इफ एंड ओनली इफ कंडीशन लगाते हैं। तो जब कोई भी लाइन हॉरिजेंटल होगी, जब कोई भी लाइन हॉरिजेंटल होगी तो उसकी स्लोप जो है वो जीरो होगी, और अगर कोई भी लाइन जो है वो वर्टिकल है तो देन उसकी स्लोप जो है वो नॉट डिफाइंड यानी अनडिफाइंड जिसको हम बोलते हैं वो होगी। और चौथा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है कि इफ स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी, ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप अगर आपस में बराबर है, यानी आपको 4 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं और फर्स्ट
2 पॉइंट्स की स्लोप जो है सेकंड 2 पॉइंट्स के बराबर, बल्कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाते हैं ए बी एंड सी, तो आप ए और बी की स्लोप निकालें, बी और सी की स्लोप निकालें। अगर वो स्लोप्स बराबर हैं तो देन आप कह सकते हैं कि वो पॉइंट जो है वो कोलिनियर है। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए भी स्लोप्स का कॉन्सेप्ट हम यूज कर सकते हैं। थ्योरम हमारे पास जो है नेक्स्ट इसके मुतालिक कि टू लाइन L1 एंड L2 विद रिस्पेक्टिव स्लोप्स M1 एंड M2, यानी हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई सी दो लाइंस हैं और फर्स्ट लाइन की स्लोप हमने कंसिडर कर ली M1 और सेकंड लाइन की स्लोप हमने कंसिडर कर ली M2। तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी इफ एंड ओनली इफ M1 इज इक्वल टू M2। कोई सी दो लाइनें पैरेलल हैं या नहीं है, उसको चेक करने के लिए हम स्लोप का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। आप दोनों लाइंस की स्लोप निकालें, अगर उनकी स्लोप्स आपस में इक्वल है तो देन आप कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। नंबर 2, अगर वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं तो फिर फर्स्ट लाइन की स्लोप जो है वो इक्वल होगी नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल ऑफ सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। या फिर आप यूं भी कह सकते हैं इसको M1 M2 इज इक्वल टू -1। अगर उन दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ जाता है तो देन भी वो दोनों जो लाइंस होंगी वो आपस में परपेंडिकुलर होंगी। या थर्ड इसकी फॉर्म है कि इस वन को उठा के लेफ्ट साइड पे ले आए तो M1 इंटू M2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो देन भी आप कह सकते हैं कि वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं पैरेलल और परपेंडिकुलर लाइंस के मुताबिक। इसी तरह कुछ नोटेशंस हैं जो इसमें परपेंडिकुलर और पैरेलल के बारे में यूज होते हैं। उसमें फर्स्ट नोटेशन आपके सामने लिखी है कि ये दो लाइंस जो आपस में पैरेलल लगाई हुई हैं इसका मतलब है स्टैंड्स फॉर पैरेलल, और अगर इसके ऊपर एक क्रॉस लगा दिया जाए तो स्टैंड्स फॉर नॉट पैरेलल। और ये जो उल्टा टी लिखा हुआ है असल में ये मैथमेटिक्स में स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन है कि शो दैट पॉइंट ए बी सी आर कोलिनियर। हमने ये वेरीफाई करते हैं कि ये तीनों पॉइंट जो हमें दिए गए हैं ये कोलिनियर है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल ए और बी के दरमियान स्लोप का फार्मूला यूज करना है एंड देन बी और सी के दरमियान में फार्मूला यूज करना है। फार्मूला बड़ा सिंपल सा पढ़ा है हमने, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। बिल्कुल उसी तरह ये आपके पास x1 है और ये आपके पास y1 है, ये आपके पास x2 है और ये आपके पास y2 है। स्लोप ऑफ ए बी अगर निकालनी है तो y2 मतलब ये कंपोनेंट यानी 2 माइनस x2 y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। ओके, y2 यहाँ से 2 आ गया और y1 यहाँ से 6 आ गया, तो यही दोनों आपस में माइनस किए होंगे। इसी तरह x2 यहाँ से आपको 3 मिल जाएगा और माइनस x1 और x1 -3 था तो माइनस इंटू माइनस प्लस 3 हो गया। दोनों को सिंप्लीफाई करें, -4 ओवर 6 इनको कैंसिल करें तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा सिंपल है -2 ओवर 3, -2 ओवर 3। इसी तरह स्लोप ऑफ BC कैलकुलेट करें। BC के लिए जब कैलकुलेट करना है तो ये आपका x1 बनेगा, ये y1 बन जाएगा, इसी तरह ये आपका x2 बनेगा और ये y2 बन जाएगा।
इन पॉइंट्स को यूज करें, सिंप्लीफाई करें, तो यहाँ से भी आपको -2/3 मिल जाएगी। अब ये 7 एक्स्ट्रा माइनस लगी हुई, इसको आपने कैंसिल कर देना है। तो दोनों का आंसर जो है वो -2/3 आ रहा है। ए से बी की स्लोप का भी आंसर वही है, बी से सी की स्लोप का आंसर भी वही है। इट मीन्स दोनों की स्लोप सेम है। अगर दोनों की स्लोप सेम है तो वो कोलिनियर होंगे, यानी एक ही लाइन पे होंगे। तो कंफर्म हो गया कि अगर उनकी स्लोप्स आपस में बराबर हो जाए तो आप कह सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट जो हैं वो कोलिनियर है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, शो दैट, हमने ये शो करना है कि triangle with verses A, B and C is a right triangle। तो स्लोप के कॉन्सेप्ट से हम ट्राइंगल को भी वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या वो राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। इससे पहले एक मेथड हम किसी भी ट्राइंगल को राइट ट्राइंगल साबित करने का पढ़ चुके हैं, और वो था पैथागोरस थ्योरम। अब ये सेकंड मेथड है, किसी भी ट्राइंगल को स्लोप के कॉन्सेप्ट के साथ भी आप वेरीफाई कर सकते हैं कि वो राइट ट्राइंगल बनती है कि नहीं बनती। बड़ा सिंपल सा है, तीनों पॉइंट आपके सामने लिखे हैं ए बी सी। आप ए और बी के दरमियान में स्लोप निकालें, उसका आंसर आ गया 4/3। बी और सी के दरमियान में स्लोप निकालें, उसका आंसर आ गया -3/4। देन ए और सी के दरमियान में स्लोप निकालें, यानी आपके पास पॉइंट थे ए बी और सी। फर्स्टली आपने क्या किया, ए बी की स्लोप निकाली, देन आपने बी सी की स्लोप निकाली, एंड आफ्टर देन आपने ए सी की स्लोप निकाली। तीनों स्लोप्स आपने कैलकुलेट कर ली। अब इनमें से चेक करें कि किसी दो स्लोप्स का जो प्रोडक्ट है, यानी m1 इंटू m2, वो इक्वल -1 के तो नहीं आ रहा। अगर ऐसा है कि दो लाइंस की स्लोप्स का प्रोडक्ट जो है वो -1 के इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स वो दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर होंगी, जो परपेंडिकुलरिटी की हम कंडीशन पढ़ चुके हैं। तो ज़रा गौर से देखिए आप, ए बी की स्लोप और बी सी की स्लोप अगर इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो एग्जैक्टली ये -1 आ रहा है। इट मीन्स ए बी और बी सी जिनकी स्लोप्स को आपस में प्रोडक्ट किया गया है, ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हैं। अगर किसी ट्राइंगल में दो साइड्स आपस में परपेंडिकुलर हो, यानी एक एंगल 90 का आपको मिल जाए, तो आप आंखें बंद करके कह सकते हैं कि वो जो ट्राइंगल है वो कोई सिंपल ट्राइंगल नहीं है, बल्कि वो राइट ट्राइंगल है। तो आज के इस लेक्चर में हमने जो है वो कॉन्सेप्ट ऑफ स्लोप जो है उसको स्टडी करने की कोशिश की है, और उसमें हमने देखा है कि असल में जो स्लोप होती है वो किसी भी लाइन की जो इंक्लिनेशन है, अगर उस इंक्लिनेशन का tan आप ले लें तो वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। या फिर दूसरे लफ्ज़ों में आप यूं कह सकते हैं कि ये रेशो होती है राइज ओवर रन की। अगर दो पॉइंट्स आपको दे दिए जाएं और आपको कहा जाए कि इनके दरमियान में आपने स्लोप फाइंड आउट करनी, तो हमने सबसे पहले आज जो है उस स्लोप को फाइंड आउट करने का फार्मूला ड्राइव किया, और वो फार्मूला था y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। एंड आफ्टर देन हमने उस फार्मूले की जो एप्लीकेशन है वो देखी कि अगर तीन पॉइंट हमें दे दिए जाएं और आप उन तीन पॉइंट्स के दरमियान में, यानी ए बी सी तीन पॉइंट हैं, आप ए बी की स्लोप निकालें, बी सी की स्लोप निकालें, अगर इन दोनों लाइन सेगमेंट्स की स्लोप सेम आती है तो आप कह सकते हैं कि ये तीनों के तीनों पॉइंट जो हैं वो सेम लाइन पे है, यानी इन अदर वे वी कैन से दैट दीज आर द कोलिनियर पॉइंट्स। और सेकंड इसकी एप्लीकेशन हमने देखी कि अगर हमें कोई तीन वर्सेस दे दिए जाएं किसी भी ट्राइंगल के, तो हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये कोई सिंपल ट्राइंगल नहीं, बल्कि ये राइट ट्राइंगल है। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।